हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अचीवर्स लर्निंग। मेरा नाम है प्रणव दत्तो और आज आप लोग देख ही चुके होंगे शाम को आईपीएस पीओ का एक शॉर्ट नोटिफिकेशंस आया था, लेकिन अभी जो है उसका फुल नोटिफिकेशंस आ चुका है। कौन सा बैंक कौन से टाइम पे मतलब कितना वैकेंसीज दिया है वो सब यहाँ पर नोटिफाइड कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस होंगे मैं सबसे पहले आप लोगों को बता सकूंगा। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा वैकेंसी से लास्ट ईयर हमने भी देखा था कि एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट हुआ था। जो गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसमें एक मास रिक्रूटमेंट किया था आईबीपीएसपीओ ने। तो इस बार भी देख लेते हैं कितना वैकेंसीज इस बार भी दिया हुआ है। तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन से एक बार देख लेते हैं कौन सा बैंक कितना वैकेंसीज दिया है। अगर आप लोगों को यही रिक्वेस्ट में और एक बार बोल देता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और आपके लिए बहुत बहुत अच्छा कंटेंट में लेके आऊँगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सीआरपीओ 2024-25 का। ठीक है, इंट्रोडक्शन से वाला पार्ट। उसके बाद चलिए देखते हैं जो इंट्रोडक्शंस वाला पार्ट है। उसके बाद देखो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन सा है। पिछले बार की तरह ही इस बार भी तुम्हारा 11 बैंक है। ठीक है, उसके बाद कल से ही तुम्हारा जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो चालू हो जाएगा। 21 तारीख तक चलेगा। पेमेंट 21 तारीख तक आप लोग कर सकते हो, 21 तक। उसके बाद देखो सितंबर में प्रीलिम होगा, नवंबर में तुम्हारा मेंस होगा और एज इट इज़ जो मेंशन है 1 अप्रैल 2024 को इसका फाइनल रिजल्ट आता है। और यहाँ पर तुम्हारा इंटरव्यू जनवरी फरवरी, जैसे पिछले साल भी हुआ था ऐसा ही होंगे, जनवरी फरवरी में ही होता है इंटरव्यू। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेपाल भूटान। ठीक है, एज देखो यहाँ पर मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30 है। कितने टाइम तक 30 होना है? जो फर्स्ट 8 2003 मतलब जो 2 अगस्त 1993 के 2 अगस्त 1993 के बाद जिसका बर्थडे होगा वो कैंडिडेट सिलेक्टेड है, मतलब वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है जिसका बर्थडे मतलब 1/8/1993 या फिर उससे पहले हुआ है। उसका उस कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। एक बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, अगर जनरल कैंडिडेट है तो 1/8/1993 उस और उससे पहले अगर बर्थ डेट है तो मतलब वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और जो कैंडिडेट का 1/8/2003 से बाद का है वो कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट की कितना एज रिलैक्सेशन से 5 साल, ओबीसी का 3 साल। ओबी नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए, क्रीमिलियर नहीं। दो तरह का ओबीसी है, एक क्रीमिलियर एक नॉन क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर जो है वो 8 लाख का जो सालाना इनकम है वो उसका मिनिमम मैक्सिमम जो सालाना इनकम होना चाहिए वो है 8 लाख। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एज रिलैक्सेशंस हो गए हैं। उसके बाद रिजर्वेशंस डिसेबिलिटीज ओसी कैटेगरी। ये जो रिजर्वेशंस तुम्हारा जो स्टूडेंट है हैंडीकैप वाला वो सारा सेक्शन से आप लोग एक बार देख लेना ये वाला। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, उसका बाद इम्पोर्टेंट अभी तो कुछ नहीं है। मेन इम्पोर्टेंट के बाद उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये वाला देख ले। जो फॉर्म फिलअप के समय बहुत सारे एस्पिरेंट ये पूछते हैं कि कितना परसेंटेज मेरा मार्क्स वहाँ पर लिखूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जो फ्रैक्शन परसेंटेज है जो 59.99% भी वहाँ पर ट्रीटेड होगा 60% से लेस। मतलब अगर किसी पर्सन अगर 54.99% पाया है, वो 55 से भी 55% से कम ही उसको कंसिडर किया जाएगा, ना तो 55% वहाँ पर होंगे। मतलब अगर आप 55.44.99%
पाया है तो वहाँ पर 54.99 ही लिखेंगे, ना तो 55 लिखेंगे। ठीक है, ये वाला आप मतलब पूरा दिमाग में सेट कर लो, नहीं तो फॉर्म फिलअप के समय बहुत गलती हो जाता है। कोई भी पर्सन अगर 50 मतलब 60.2 लिखा पाया है, वो 60% लिख दे रहा है। कोई भी अगर पर्सन 60.78 पाया है, वो 61 लिख दे रहा है। लेकिन नहीं, जितना पाया हो मतलब जितना आपने स्कोर किया हो माध्यमिक या फिर एचएस या फिर ग्रेजुएशन, वही फ्रैक्शनल वैल्यू वहां पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फीस एक बार चेक कर लो, 175 है। SC ST PWD मतलब जो जो हैंडीकैप वाला है उसके लिए 175, और बाकी सब मतलब OBC EWS जनरल सब 850। ठीक है, तो कैसा एग्जाम होगा? इंग्लिश लैंग्वेज 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन, क्वान्टिटेटिव ये सारे पता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। सेक्शनल टाइमिंग 20 मिनट का होता है, 1 घंटे का। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया हुआ है रीजनिंग कंप्यूटर। ठीक है, 45 60 मैक्सिमम, 40 जो नेचुरल होता है वही हो रहा है। लेकिन पिछले साल किया हुआ था रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, इन तीनों सेक्शन में भी और सब सेक्शंस किया गया था। जैसे कि सेक्शंस ए सेक्शंस बी ऐसे किया था। सेक्शंस ए में 2 नंबर का मार्क्स हुआ था, सेक्शंस बी में 1 नंबर का मार्क्स हुआ। ये ध्यान में रखना। ठीक है, कि इस साल भी होंगे एक रीजनिंग, इंग्लिश एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या होंगे, सब सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होंगे, 2 नंबर का मार्क्स होंगे। सेक्शन बी में क्या होंगे, 1 नंबर का मार्क्स होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेनाल्टी एक बार चेक कर लो। पेनाल्टी 1/4 होता है, देखो 0.25 है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन अगर गलती कर रहे हो तो 0.25 आपको माइनस हो रहा है। उसके बाद देखो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगा, जैसे एस शेड्यूल होता है। ठीक है, इंटरव्यू वगैरह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स फॉर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर हैज टू बी सबमिटेड। मतलब क्या है इसका? मतलब है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो भी ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट उसको जो कर रहे हो, कोई भी पर्सन अगर ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर पास में डिग्री ले रहा है, ठीक है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सिटी बोर्ड डॉक्यूमेंट्स पेपर जो है, वो सारे डिक्लेयर होना चाहिए। कितने दिन से पहले? 21 अगस्त 2023 से पहले डिक्लेयर होना चाहिए। मतलब अगर किसी भी पर्सन अगर 22 अगस्त अगर किसी का डिक्लेयर हो रहा है, यूनिवर्सिटी रिजल्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि 22 अगस्त को इसका तुम्हारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है, जो फाइनल रिजल्ट है, मतलब वो पर्सन का बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट उस साल के लिए एलिजिबल नहीं है, अगले साल के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन का इस डेट और इससे पहले अगर डिक्लेयर किया गया है तो ठीक है, वो एलिजिबल है। उसके बाद ये ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद इनकम एसेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ये सब मतलब वेरीफाइड होता है। हमारा गवर्नमेंट जो जहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट ले रहे हो उससे ही वेरीफाई हो जाता है, ये वाला कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर तरीके से करना, कोई भी डुप्लीसिटी नहीं करना। एंड सर्टिफिकेट को मतलब एंड समय तक, मतलब जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हो जा रहा है तब तक आपको ठीक से रखना है, नहीं तो बीच में अगर कहीं पर गुम गया तो फिर से बनाना बहुत दिक्कत वाली बात होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू इफ ही और सी फेल्स प्रोड्यूस रेलिवेंट एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड अबव। मतलब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो जो इंटरव्यू वाले, मैंने एक इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है वो वीडियो बनाया हुआ है, वो एक बार आप लोग चेक कर लेना। मेरे वीडियो में मेरा ये IBPS एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसमें लिखा हुआ है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर
वो सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब वैलिड नहीं है। जो जो डेट जो जो यहाँ पर मेंशंस किया है, जैसे आप लोग मतलब यहाँ पर चाहा है कि इसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करना होता है, तो उस प्रोसीडियर्स को अगर आप फॉलो नहीं करते तो वो सर्टिफिकेट को ये एलिजिबल नहीं मानते। ठीक है, वो फर्दर क्या होता है, उसको इन एलिजिबल पर्सन घोषित करता है और बाद रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो यही पर लिखा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर कोई भी मतलब ये और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है चीज दिखाने को। उसके बाद इन्होंने कैंडिडेट सर्च ऑन मेरिट। और एक चीज आईपीएस क्लर्क में मेंशन था, वो है तुम्हारा क्रेडिट स्कोर। ये वाला यहाँ पर मेंशन नहीं है क्या? ठीक है, क्रेडिट स्कोर नहीं चाह रहा है तो ठीक ही है, वो एक मतलब बेकार सी चीज है क्रेडिट स्कोर। तो फोटो आइटम आपको सब पता ही है। ठीक है, कैसे क्या करना है, कैसे फिलअप करना है, हाउ टू अप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है। फोटो मस्ट बी 4.5 इंटू 3.5 सेमी सिग्नेचर लेफ्ट थंब। ठीक है, उसी लेफ्ट थंब जो है वो आप ब्लू एंड ब्लैक दोनों इंक से ही आप लोग दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है कौन से इंक से लिखा हुआ है, ये वाला नहीं लिखा है ना, लेकिन वहां पर मेंशन होगा जब तुम फिलअप करोगे, वहां पर लिखा होगा कि आप ब्लू या फिर ब्लैक लेफ्ट थंब से कर सकते हो, लेकिन आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो ब्लैक इंक से ही करना होता है। ठीक है, और ये जो है यही टेक्स्ट आपको वहां पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन में देना होता है। किसी और हैंड डिक्लेरेशन आप लोग नहीं प्रेस करोगे। ये जो लिखा हुआ है आई, जो भी नाम है आपका वहां पर लिखिएगा। उसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी दैट 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 बोलकर आप लोग लिख वहां पर खुद के हाथ से लिख के एक फोन में फोटो खींच के आप लोग वहां पर एडिट करके, ठीक है, आप लोग सबमिट कर देना। यही प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और क्या है, और कुछ नहीं है। इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सब बिल्कुल बकवास चीज़ है, कौन सा चीज़ लेना है कौन सा चीज़ नहीं लेना है। लेकिन आपको बैंक में जब भी एग्जाम देने जा रहे हो, बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो, बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, पेन नहीं लेके जाते। यहाँ पर पेन अलाउ होता है। ठीक है, लेकिन एसएससी एग्जाम में आप एक ही सेंटर में एग्जाम देने जा रहे हो, लेकिन अगर एसएससी एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, एसएससी रेलवे जो भी वगैरह जो एग्जाम है उनमें आप लोग खासकर ध्यान में रखना, उनमें कुछ कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाना होता है। बाकी सब पेन आपका जो जो ऑर्नामेंट्स है सबको आपको वहाँ पर बैग में रख के जाना होता है। लेकिन आप अगर बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको मतलब सब कुछ अलाउ होता है, लेकिन जो टेक्निकल वगैरह जो चीज़ है जैसे घड़ी हो गया, फोन हो गए, ये सब चीज आपको नहीं लेके जाना है। बाकी पेन, वॉलेट, बेल्ट आप लोग पहन के जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो अवेटेड चीज है वो है आपका कितना वैकेंसीज। ठीक है, तो देख ही सकते हो यहाँ पर देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अभी तक वैकेंसीज नहीं दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा उतना वैकेंसीज नहीं देता है, वो दो चार दे के छोड़ भी देता है और नहीं भी देता है। ठीक है, इसको छोड़ो। बाकी जो है देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पिछले साल अच्छा वैकेंसी दिया था, मतलब ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 500 वैकेंसी कनाडा बैंक जैसे दिया है। कनाडा बैंक पिछले साल बहुत अच्छा वैकेंसी दिया था। ठीक है, मतलब 1500 तक वैकेंसीज दिया था। तो यहाँ पर इस साल 500 दिया है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है, क्योंकि रिवाइज्ड वैकेंसीज बढ़ता है। ठीक है, रिवाइज्ड नोटिफिकेशन जब आता है वैकेंसीज बढ़ता है, घटता खूब मतलब घटता कम ही है, कम टाइम में हमने देखा है कि घटता है। तो इंडियन बैंक अभी भी नहीं दिया है। जो बैंक बहुत अच्छा वैकेंसीज देता है वो देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कनाडा बैंक अभी भी 500 दिया है, देखते हैं आने वाले टाइम में कितना होता है। इंडियन बैंक 100-150 दे देता है। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक ही ऐसा ही देता है।
लेकिन यूको बैंक एंड यूनियन बैंक, ये जो दोनों बैंक है ना, ये दोनों मिलके टोटल में आप 1,500 एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ए वाला भी आप लोग 500 और ए वाला 200 200 400, यानी 1,500 500 2,000 और यहाँ पे 2 तो 400, यानी 1,900 वैकेंसी, मतलब लगभग 2,000 वैकेंसीज और भी यहाँ पे इंक्रीज होने का चांसेस है। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5,000 प्लस वैकेंसीज ऑल ओवर। आप एंड ऑफ द जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस टाइम पूरा लिखा हुआ होता है कितना वैकेंसीज टोटल आया है, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5,000 प्लस वैकेंसीज ये जाएगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम लेवल क्या हुआ था वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बाद में स्ट्रेटेजी सब कुछ मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। लेकिन आपको कल से, ठीक है, कल से ये मोटिवेशंस लेना है। बहुत सारे वैकेंसीज, मतलब बहुत सारे नोटिफिकेशंस इस साल आ गया है, जो एवेटेड मतलब चीज़ है। अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3-4 महीने मतलब बहुत मेहनत करने वाली मंथ है। ये मंथ को अगर आप खो दोगे, ठीक है, आने वाले नोटिफिकेशन क्या है, आने वाले नोटिफिकेशन क्या है, इतना वैकेंसीज कम दिया है, उतना वैकेंसीज ज़्यादा दिया है, ये अगर सोचने लगोगे ना, आप इस साल भी नहीं निकाल पाओगे एक भी एग्जाम। तो ध्यान से मेरा इंस्ट्रक्शन सुनते जाना, मेरा स्ट्रेटेजी पे चलते जाना, आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, प्रीलिम्स सेट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब भी मैं कोई भी अच्छे मतलब कंटेंट बनाऊंगा, कैसे स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। देखो मैं IBPS PO में 2 बार मतलब फाइनल तक बैठा हुआ हूँ, मतलब इंटरव्यू दे चुका हूँ IBPS RRB PO में भी और IBPS PO में भी। तो मेरा अगर एक्सपीरियंस सुनना चाहते हो तो आप मेरा स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, और मैं उस पर स्ट्रेटेजी ज़रूर बनाऊंगा कि आने वाले टाइम में आपको क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, ताकि आप लोग एक ही टाइम में आप लोग पूरा मतलब क्लियर कर लेंगे एग्ज़ाम फाइनल तक। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड मतलब दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना। ओके, बाय, गुड नाइट।